अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन के हवाले से। तो अब हम देखने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड के रिएक्शंस में सबसे पहला जो रिएक्शन हमारे पास है वो एज एन एसिड है। अच्छा, सबसे पहले एक बात आपको बताऊं कि एसिटिक एसिड इज अ मोनोबेसिक एसिड। कोई मुझे इस मोनोबेसिक एसिड होने का मतलब बता सकता है? बेटा, क्या कोई मोनोबेसिक एसिड होने का मतलब बता सकता है? इसमें एक वेज होता है इसलिए। नहीं बेटा, इसमें एक एच होता है। यहाँ पे ना अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इस लफ्ज पे, इस बात पे एम्फेसाइज किया, मोनोबेसिक एसिड। और यहाँ पे मैं बताता चलूं, जैसे मोनो एसिडिक बेस। देखो, कोई एसिड कितना पावरफुल है ये बेस को न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत से नापा जाता है, और कोई बेस कितनी पावरफुल है ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने से नापा जाता है। हम ये बात जानते हैं कि जब भी कभी किसी एसिड और किसी बेस को मिलाया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको और तफसीली तौर पे बता देता हूं। काम करते हैं, सो थोड़ा सा हम और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, बेहतर होगा। देखो, एक होता है आपके पास मोनो बेसिक एसिड, एक होता है डाई बेसिक, एक होता है ट्राई बेसिक, एंड दैट कैन बी ऑल्सो रेफर एज पॉली बेसिक। अच्छा, एसिड तो यहाँ पे आप डिटो का साइन बना लें। इसी तरीके से होता है मोनो एसिडिक बेस, फिर आता है आपके पास डाई एसिडिक बेस, फिर आता है ट्राई एसिडिक बेस, फिर होता है सेम इसी तरीके से पॉली एसिडिक बेस। अब देखो, ऐसा ऐसा एसिड जिसमें एक एच पॉजिटिव मिलता हो वो मोनोबेसिक एसिड कहलाएगा। ऐसा एसिड जिसमें दो एच पॉजिटिव मिलते हो वो डाई बेसिक एसिड कहलाएगा। ऐसा एसिड जिसमें तीन एच पॉजिटिव मिलते हो वो ट्राई बेसिक कहलाएगा। पॉली बेसिक जो है वो दो या दो से ज्यादा जब एच पॉजिटिव आपको मिल रहे हो तो उसको पॉली बेसिक कहा जाता है। एच पॉजिटिव, टू एच पॉजिटिव, एंड दैट इज थ्री एच पॉजिटिव। सेम इसी तरीके से बेस में भी होता है बेटा। अगर आपके पास एक ओ एच नेगेटिव हो, इसी तरीके से अगर आपके पास दो ओ एच नेगेटिव हो, सेम इसी तरीके से आपके पास तीन ओ एच नेगेटिव हो, फिर आपके पास यही निकलता है जैसे ओ एच नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव एंड ओ एच नेगेटिव। ठीक, तो अब देखो, एक, दो और तीन। अब अगर मैं कोई ऐसा एसिड लूं, जब एसिड बेस की लड़ाई होती है ना, मतलब एसिड बेस का रिएक्शन होता है, तो बेसिकली एसिड के एच पॉजिटिव और बेस के ओ एच नेगेटिव में लड़ाई होती है। अब मुकाबला बराबरी का रखने के लिए जैसा एसिड लो वैसा ही बेस भी लो। यानी अगर एक एच पॉजिटिव वाला एसिड ले रहे हो तो बेस भी एक ओ एच नेगेटिव वाला लो, ज्यादा वाला ना लेना, मसला हो जाएगा। समझ गए? तो ये इस एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, इस चीज को हम रेफर करते हैं। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होता है, शायद आप लोग भूल गए। मेरे ख्याल से क्लियर है, बात कुछ समझ में आई? एडिशनल एक नॉलेज थी ये। आगे चलूं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यस सर।
ठीक, अब हमारा जो पहला रिएक्शन है वो एज एन एसिड है। तो एज एन एसिड हम इसका रिएक्शन पहले हम वाटर में करा के देखते हैं, क्योंकि एसिड है तो पानी में जाकर इसे H पॉजिटिव आयन तो देना ही चाहिए आर्हीनियस की थ्योरी के मुताबिक। तो इसे पानी में डालेंगे तो ये बिल्कुल टूटता है, CH3 C डबल बॉन्ड, और ये वाला O नेगेटिव रहता है, इसके साथ जो H होता है वो H पॉजिटिव में टूट जाता है। ये डिसोसिएशन तकरीबन 5 to 10% होती है, इसीलिए इसे वीक एसिड कहा जाता है। ठीक है, ये एक वीक एसिड होता है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना तो ये डिसोसिएशन 90% तक होती। ये एक वीक एसिड है। इसी तरीके से अगर इसके एसिडिक बिहेवियर को मजीद आपने और जज करना है तो आप इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ भी करा कर देखिए। आपने NaOH के साथ इसका रिएक्शन कराया तो एसिड से मिलेगा H, बेस से मिलेगा OH, दोनों मिलके क्या बनाएंगे बेटा, वाटर। अब इधर क्या बचा आपके पास, इधर बच गया CH3C डबल बॉन्ड विद O, और Na जब इसके साथ आकर जुड़ेगा तो ये हो गया सोडियम एसिटेट। ठीक है, ये बन गया सॉल्ट, ये बन गया वाटर। अच्छा, सिर्फ बेस के साथ नहीं, ऐसी चीजें जो बेसिक प्रॉपर्टीज रखती है ना उनके साथ भी ये इसी तरह का बिहेवियर शो करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूं लेड एसीटेट। अब लेड एसीटेट एक सॉल्ट है जिसकी कैरेक्टरिस्टिकली बेसिक होता है ये। तो इधर से ऑक्सीजन और इधर से H मिलकर आपको बना देंगे अगेन वाटर, और आपके पास यहां आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड विद OPB, ये बन जाता है लेड एसीटेट नाम का सॉल्ट, CH3COO ट्वाइस PB, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। आप लोगों ने कॉलेज में अगर गलती से प्रैक्टिकल्स किए हो जाकर तो बेटा ये आप लोगों ने सॉल्ट वहां पर किया होगा, लाजमी तौर पे सॉल्ट एनालिसिस में ये किया होगा। ठीक है, कोई सवाल इसमें, आगे चलूं? आगे चलूं बेटा? जी सर सर। एक बात सर बताएं, ये वीक एसिड होता है? यहाँ पे दो है तो इसको आपने बैलेंस कैसे किया? आपने देखिए H2O, एक और O कहाँ गया? बेटा एक ही ओ, दो ओ निकले ना यहाँ से। देखिए यहाँ से तो दो हैं, ठीक है, यहाँ से ओहो, OH सॉरी सॉरी मतलब सॉरी 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 बेटा, मेरी गलती। ये PbO है, PbO2 नहीं है, सॉरी। ठीक है, अच्छा कोई और भी कुछ पूछ रहा था, आई थिंक फरवा की आवाज लगी मुझे। चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा? ये वीक एसिड है बेटा। ओके। अच्छा जी, अब नंबर 2 जो है वो ईस्टेरिफिकेशन है, और ये रिएक्शन आप लोग बहुत बार, मतलब तक मैं 2-3 बार आप लोगों को ये रिएक्शन बता चुका हूँ, इसलिए मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, सिर्फ रिएक्शन लिख रहा हूँ। एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर हम किसी अल्कोहल के साथ कराएं, मतलब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, ये एक जनरल रिएक्शन है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर मैं एसिटिक एसिड के साथ कराता हूं तो मुझे ईस्टर मिलेगा, CH3COO C2H5, और साथ में वाटर मिलेगा। अल्कोहल में से OH और एसिड में से H मिलता है, वाटर बनता है। अब इधर बचा CH3COO और इधर बचा है C2H5, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ये बन जाता है। ठीक है, इस कंपाउंड को कहा जाता है ईस्टर। इसके अलावा अगर अगले रिएक्शन की बात करें, इसमें किसी को कोई सवाल तो नहीं था प्रीवियस वाले में? नो। ओके, अच्छा अगला जो है वो एन हाइड्राइड फॉर्मेशन है। और एनहाइड्राइड जो है वो आपके पास, एनहाइड्राइड का मतलब होता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर से वाटर रिलीज करने की सलाहियत रखता हो,
आप उसको हीट कर दें और उसमें से वाटर को निकाल दें, तो इस अमल को एनहाइड्राइड फॉर्मेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास बनता है CH3CO ट्वाइस, और ये ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, साथ में वाटर रिलीज हो जाता है। अगर इसके मैकेनिज्म को समझो बेटा, तो मैकेनिज्म में कुछ इस तरीके का होता है कि दो मॉलिक्यूल्स मेरे पास एसिटिक एसिड के होते हैं, और वो दो मॉलिक्यूल्स आपस में मतलब जब हम इन्हें हीट करते हैं तो ये वाटर फॉर्म करके अलग हो जाते हैं, H2O बन जाता है, साथ में CH3C बॉन्ड विद O, और ये दोनों फिर जब इनके पास बॉन्ड डेफिशिएंसीज क्रिएट होती है, इस कार्बन के पास, इस ऑक्सीजन के पास, तो ये दोनों आपस में दोबारा बॉन्ड फॉर्म करते हैं और ये एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये कंपाउंड अरीबा के फेवरेट कंपाउंड्स में से एक, क्योंकि इट इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेरोइन, और हेरोइन ये ड्रग वाली हेरोइन है, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 जो इसकी प्रिपरेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे ना रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस वगैरह आ जाती हैं, तो मैं एप्लीकेशंस के साथ बात करूंगा। तो एसिड हैलाइड की फॉर्मेशन और इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो एसिड हैलाइड यानी एसिड क्लोराइड बनाने जा रहा हूं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एसिटिक एसिड लेते हैं और एसिटिक एसिड का रिएक्शन हम HCl से कराते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखने की है, मैंने आप लोगों को बेटा जब आई गेस चैप्टर, हाँ, अल्कोहल की प्रिपरेशन, अल्कोहल के रिएक्शंस पढ़ा रहा था, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन आया था वहां पर, तो हमने वहां पर एक रीजन डिस्कस किया था बड़े डिटेल में, जिसमें मैंने आप लोगों को चैप्टर 8 की कुछ झलकी कराई थी। मैंने कहा था यार देखो, चैप्टर 8 में आपने एसएन रिएक्शंस पढ़ा है, वहां पे अल्काइल हैलाइड को OH रिप्लेस करता है, समझ में आता है, बिकॉज OH इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन यहाँ पर OH लगा हुआ है और उसको क्लोरीन रिप्लेस कर रहा है। मैंने ये सवाल किया था और फिर इसका एक पूरा साइंटिफिक रीजन आपको समझाया था कैसा क्यों होता है। तो बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर, उसी मैकेनिज्म पर रिएक्शन होता है बेटा, कि ये जो OH होता है बेसिकली ये क्लोरीन की तरफ नहीं बल्कि हाइड्रोजन की तरफ ये अट्रैक्ट होता है, और मजबूरन जो है वो ये, अच्छा, ये जब अट्रैक्ट होता है तो ये फॉर्म करता है वाटर। अब फिर मजबूरी का नाम शुक्रिया करते वक्त फिर ये जो C है देन ये इस क्लोरीन को अपने साथ अटैच कर लेता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपके पास ये बन जाता है CH3CCl और O। इसे हम कहते हैं बेटा एसिड क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, ये एसिड क्लोराइड हम पायरिडीन, हम जो भी हम रिएक्शन कराकर अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, अल्कोहल के जो भी रिएक्शन कराकर हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, वो तमाम रिएजेंट्स यहाँ पर यूज हो सकते हैं एसिड क्लोराइड बनाने में, जैसे SOCl2, PCl3, PCl5। मैंने ये भी आपको एग्जाम्पल करवाई हुई है चैप्टर नंबर 8 में, तो आप वहां से उन मतलब इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं
यहाँ पे लिख देता हूँ CH3, जैसे एक एग्जाम्पल और दे देते हैं कि अगर इसका रिएक्शन मैं SOCl2 के साथ कराऊं। अच्छा, अब देखो एल्कोहल में SOCl2 के साथ जब रिएक्शन हो रहा था ना, तो कैटलिस्ट के तौर पे पायरेडीन मौजूद था। बेटा यहाँ पर भी सेम कंडीशंस होगी, पायरेडीन और हीट की सूरत में रिएक्शन होगा, क्लोरीन OH को रिप्लेस करके इधर बना देगा CH3COCl, SO2 गैस रिलीज होगी और साथ में HCl भी फॉर्म होगा। तो सारे जो मेथडोलॉजी आप वहां अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में पढ़कर आए हो, वो यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, या ये कह लो कि होता है। अच्छा, अब जो जरूरी बात है करने की वो है एप्लीकेशन, कि ये किस काम आता है, क्योंकि इसके बारे में एक मर्तबा पेपर में या एक दो मर्तबा पेपर में पूछा गया है। मैंने पास पेपर्स पढ़ते वक्त देखा था, तो मैंने इसलिए मैं बता दूं कि यहाँ पे हम किसकी एप्लीकेशन की बात करने जा रहे हैं, एसिड हैलाइड की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, एसिड हैलाइड्स की बात करने जा रहे हैं फॉर एप्लीकेशन पर्पस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एसिड हैलाइड्स जो होते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जब हम हैलाइड्स बनाते हैं, तो आर दी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, सिर्फ कंपाउंड नहीं, इसको इंटरमीडिएट कंपाउंड लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड्स and are used to prepare several compounds। इसकी मदद से आप मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स बना सकते हो, और मुख्तलिफ किस्म के कौन से कंपाउंड्स बना सकते हो, वो कंपाउंड्स जो कि डायरेक्टली बनाना मुश्किल हो, विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर डायरेक्टली। ऐसे कंपाउंड्स को आप एसिड क्लोराइड्स की, एसिड हैलाइड्स की मदद से बना सकते हो, प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम एसिड्स, एसिड्स से डायरेक्टली जिनको आपके लिए बनाना मुश्किल हो। ठीक है, अच्छा इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। एग्जांपल के तौर पर आप अमाइड फॉर्मेशन देख लीजिए। अगर हम CH3Cl इसका रिएक्शन NH3 के साथ कराते हैं और इसको हीट भी करते हैं, तो इसमें से एक H निकल के HCl फॉर्म करता है, और दूसरा जो है वो इसके साथ बॉन्ड करता है। अब ये बन गया आपके पास अमाइड, इसे कहा जाता है बेटा अमाइड। अमाइड, एसिड अमाइड कंपाउंड का नाम है, वैसे अगर जनरली बात करें तो अमाइड एक कंपाउंड्स की फैमिली होती है, तो मैंने सिर्फ अमाइड लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा इसकी मदद से आप ईस्टर्स बना सकते हो। जैसे अगर मैं CH3 इसका रिएक्शन कराऊं HOC2H5 के साथ, तो CH3COO बॉन्ड विद, अच्छा अब यहां पर क्या होता है कि Cl हट के इस H के साथ बॉन्ड करके HCl बना देता है। अब इधर बचा OC2H5, और इधर ये भी बॉन्ड की, कार्बन भी बॉन्ड की वैकेंसी में, तो ये अपने OC2H5 के साथ इधर बॉन्ड करेगा। अब देखो ये बन गया ईस्टर। ईस्टर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR, देख लो RC, एक O दूसरा O और ये भी R, तो ये ईस्टर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? कोई सवाल इसमें या कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नोमेनक्लेचर सबसे पहले हम देखते हैं। अच्छा, अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, जानकारी में है आपकी, कि दो तरह से नाम दिए जाते हैं। एक होता है कॉमन नेम और एक होता है आपके पास IUPAC नेम। अच्छा, कॉमन नेम में इसको नाम मतलब अलग तरह से दिया जाता है। IC एसिड लिखते हैं इसको। और IUPAC में जो अल्केन चेन है, अगर फॉर एग्जांपल, तो आखिर का ई रिप्लेस हो जाता है OIC से। OIC और उसके आगे लव्स एसिड भी लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम एक आध कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ये आपके पास पहली एग्जांपल है। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका कॉमन नेम क्या होता है। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है। फॉर्मिक का लफ्ज फॉर्मिका से निकला है और बेसिकली आंट आंट स्मेल जो है वो उसको फॉर्मम लैटिन नेम में होता है इसका, उससे इसको लिया गया है फॉर्मिक एसिड। अब इसका अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं तो बेटा देखो, इसमें एक ही कार्बन है, तो फॉर वन कार्बन आप जो है वो हमेशा मीथेन लिखते हो। लेकिन मीथेन इसमें आखिर का जो ई होता है वो हटाकर क्या लगाते हैं, OIC। तो ये क्या हो जाएगा, मीथानोइक, और आगे लिख देंगे आप एसिड, मीथानोइक एसिड। इस तरीके से इसका IUPAC और कॉमन नेम होता है। अच्छा देखो, अगर तुम्हें कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड का समझ में आता है तो कीटोन और उसका फॉर्मेल्डिहाइड का खुद ही हो जाता है, कोई इसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। पर अब हम कुछ आगे चलते हैं, एक आध केस देखते हैं और फिर उसके बाद। सर जी बेटा। सर एक दफा और बता दें, आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा बेटा, बात ये करी कि कॉमन नेम जो है वो इस तरीके से दिया जाता है कि कॉमन नेम के लिए आपको पहली बात तो कुछ स्पेसिफाइड वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी देखो, एक मैंने पहले ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक का जो लफ्ज है वो आंट से निकला है, तो बेसिकली फॉर्मम शायद वर्ड है, वो आंट्स के लिए इस्तेमाल होता है लैटिन नेम में, तो उसी से निकाल लिया इसको। आखिर में IC एसिड लगाया जाता है इसके, तो ये हो जाता है आपके पास फॉर्मिक एसिड। ठीक है। और ये जो IUPAC नेम है इसका, IUPAC नेम के लिए देखो एक कार्बन है तो आपने मीथेन लिखा। अब मीथेन का जो लास्ट का आपका ई होता है ना, उसको आप रिप्लेस करके OIC लिख देते हो, OIC एसिड, तो मीथा नोइक एसिड। क्लियर है रमेशा? जी सर। अच्छा, अब इसका दूसरा मेंबर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब इसका नाम देना है। देखो, दो कार्बन के लिए यहां गिनती होती है एसिड, एसिड ACET, एसिड की गिनती होती है। तो आपने लिखा एसिड, अब इसके आखिर में क्या लगना है, IC एसिड, एसिटिक एसिड हो गया इसका कॉमन नेम। अब आ जाओ IUPAC नेम पर। तो IUPAC नेम इसका क्या होगा, दो कार्बन नजर आ रहे हैं मुझे चेन में, तो ये हो जाएगा इथेन, पूरा लिखा। अब आखिर का ई रिप्लेस हो जाएगा OIC एसिड से, इथानोइक एसिड। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम आगे चलें तो C2H5 C डबल बॉन्ड विद O एंड OH। अब इसका नाम देखो, तीन कार्बन हो गए, तो तीन कार्बन के लिए कॉमन नेम की तरफ गिनती आती है प्रोपायोन। सही है, प्रोपायोन कहते हैं, और आखिर में लग जाता है IC, प्रोपायोनिक एसिड। अब यही जब कॉमन नेम में जाता है
आईयूपीएसी नेम में जाता है तो कॉमन आईयूपीएसी नेम के लिए होता है प्रोपेन। तो आपने लिखा प्रोपेन, आखिर का ई हट के ओआईसी, प्रोपानोइक एसिड। कॉमन नेम में प्रोपायोनिक और प्रोपानोइक, दोनों में फर्क है, ठीक है, इसको एक जैसा मत कर देना। C3H7COH। अच्छा, इसका अब नेम देखो तो ये क्या कहलाएगा? ब्यूटायर, ब्यूटाइल नहीं, ब्यूटायर, ठीक है, TYR, ब्यूटायर, और आखिर में आईसी एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। इसी तरीके से यहां आओगे तो होता है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का ब्यूटानोइक एसिड। अब आ जाइए C4H9C डबल बॉन्ड विद O एंड OH। अब इसके लिए ये हो गए 5 कार्बन, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है बेटा वेलर, ठीक है, वेलर, आखिर में आ जाएगा आईसी, वेलेरिक एसिड। यहां पर आ जाएगा पेंटानोइक एसिड। अब देखो यहां पर ये जो अल्फाज है ना, फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपायोनिक, ब्यूटायरिक और वेलेरिक, अब ये अल्फाज आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। अगर आपने याद नहीं किया तो आप इसको नहीं कर सकते। कुछ बच्चों को मसला आ रहा था एल्डिहाइड के कॉमन नेम में, तो वो कॉमन नेम में एल्डिहाइड के आपको मसला इसलिए आ रहा था क्योंकि जब मैंने आपसे कहा था कि आप बेटा बुक में एक पर्टिकुलर पेज नंबर था, मुझे याद नहीं था पेज नंबर, मुझे अनुषा ने पेज नंबर बताया था, मैंने पेज नंबर भी क्लास में बताया था कि बेटा इस पेज नंबर पे जाइए, वहां पर एक टेबल बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। कर लिए हैं अभ्यास सर। हम्म, अब याद कर लिए ना ये, तुम लोगों को तो खैर मैंने बता दिया था, ये कुछ और अफराद हैं जिनको शायद नहीं पता। मैंने कहा था ये है वो पेज जिस पर जाकर अगर आप देखोगे तो आपको इस पे पेज नंबर नजर आ रहा होगा, 203 204 पेज नंबर है इसका। और मैंने कहा था कि ये जो अल्फाज है ना, ये वर्ड्स आपको याद करने हैं। और मैंने एल्डिहाइड के वक्त आपको ये समझाया था कि अगर एल्डिहाइड होगा तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे ये लिखा हुआ है ना फॉर्मिक एसिड, आपने आखिर से इस आईसी और एसिड को हटाना है, फॉर्म के बाद एल्डिहाइड लिखना है, क्योंकि एक कार्बन होगा उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। एसिटिक एसिड में से आखिर से आईसी एसिड हटाना है और एसिड एल्डिहाइड लिखना है। प्रोपायोनिक एसिड में से आखिर का आईसी एसिड हटाना है, प्रोपायोन एल्डिहाइड लिखना है। ब्यूटायरिक एसिड में से आईसी हटाना है और एल्डिहाइड लिखना है। यही सबके साथ करना था, वेलेरिक में भी और कैप्रोइक में भी, सिंपल है। तो ये एल्डिहाइड के कॉमन नेम इस तरीके से दिए जाने थे जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। अब क्लियर है सबको, कोई परेशानी तो नहीं? मानूर कैमरा बंद कीजिए अपना। ठीक है बेटा, क्लियर? बेटा क्लियर है जी सर। सबको? ओके, चलिए जी, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गए। अब यहां पर आकर अगर हम कुछ और नाम, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम देख लें तो जरा अच्छा हो जाएगा। चलिए जी, इसका मुझे कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों बताइए। अगर कॉमन मुश्किल लग रहा है तो पहले आईयूपीएसी बता दें, कॉमन में बता देता हूँ, मसला नहीं है, लेकिन कोई एक तो आप लोग बताएं।
क्या हुआ, खामोश है सब? 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। वेरी गुड। 3 मिथाइल और पेंटानोइक एसिड, बिल्कुल सही है। अच्छा, कॉमन नेम देने के लिए जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है, उसके बाद ये अल्फा कार्बन होता है, इसके पीछे वाला बीटा कार्बन होता है, ऑलरेडी इसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 6 में। फिर गैमा और फिर ये सिग्मा कार्बन होता है। तो इसका नाम, कॉमन नेम क्या आएगा? बीटा मिथाइल वैलेरिक एसिड। अल्फा नहीं, बीटा आएगा, बीटा आएगा, सही है। इसका नाम आ जाएगा बीटा मिथाइल। अब यहाँ पे आपने पेंटानोइक नहीं कर देना है, ये वैलेरिक है, क्योंकि 5 की गिनती कॉमन नेम में वेलर के नाम से दी जाती है। ठीक है, ये आपके पास, अब डिफरेंस कर लीजिए कि आपके पास IUPAC नेम है और ये आपके पास कॉमन नेम है। कुछ एक आध और एग्जाम्पल कर लेते हैं इससे पहले कि मैं आपके सर पे असाइनमेंट का पहाड़ तोड़ूं। चलिए भाई, कॉमन नेम एंड देन IUPAC नेम। कॉमन नेम 2,3,4 डाइमिथाइल पेंटानोइक एसिड। कॉमन नेम नहीं बेटा, वो IUPAC नेम होगा ना। हाँ आईयूपीएसी, सॉरी। कोई बात नहीं। 2,3,4 ट्राईमिथाइल पेंटानोइक एसिड। ठीक है, IUPAC बताइए। उल्टा बोल रहे हैं। ओहो, अल्फा बीटा गैमा हाँ हाँ, कौन बता? ट्राइमिथाइल वैलेरिक एसिड। अल्फा बीटा, ओहो, अल्फा बीटा गैमा ट्राइमिथाइल। ट्राईमिथाइल वैलेरिक एसिड। ठीक है, चलिए भाई, कॉमन नेम देन IUPAC नेम। अब सबसे पहला तो मसला सर ये है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप हम किसे समझें, अल्कोहल को या कार्बोक्साइल को? कार्बोक्साइल। जी, कार्बोक्साइल को ही समझा जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल कंसिडर नहीं होगा। तो अगर आपने मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्साइल को कंसिडर किया है तो नंबरिंग भी कार्बोक्साइल के पास से ही होनी चाहिए, अल्कोहल के पास से नहीं होनी चाहिए फिर। ठीक है, बताइए कॉमन नेम या IUPAC नेम या दोनों? 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्साइल ब्यूटायरिक एसिड। नहीं हाँ, ब्यूटानोइक एसिड। ओके, 2 मिथाइल 3 हाइड्रो ऑक्सी ब्यूटायरिक एसिड, नहीं, ब्यूटानोइक ब्यूटानोइक एसिड। एसिड, मैंने भी गलत बोला था। ये हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। अब कॉमन नेम बताओ, IUPAC के बाद कॉमन नेम तो आसान हो जाएगा। अब इसमें हाइड्रोक्सी ही रखेंगे ना इसको, या बिल्कुल, अल्कोहल बताएंगे? नहीं नहीं, हाइड्रोक्सी बताएंगे। तो फिर अल्फा मिथाइल
बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। वेरी गुड। अल्फा मिथाइल बीटा हाइड्रोक्सी, ब्यूटानोइक नहीं बोलेंगे बल्कि ब्यूटायरिक बोलेंगे, ब्यूटायरिक एसिड। ठीक हो गया। थोड़ी गंदगी और करते हैं इससे पहले कि हम कीटोन की तरफ जाएं। चलिए भाई, अब बोलिए। टू थ्री डाइमिथाइल, एक मिनट। 3 क्लोरो, 2,3 डाइमिथाइल, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, पेंटानोइक एसिड। पेंटानोइक एसिड। सही है, गुड। अब कॉमन नेम जो आ जाएगा मेरे ख्याल से वो आ जाएगा अल्फा कॉमा अल्फा बीटा बीटा डाइमिथाइल, डाइमिथाइल गैमा क्लो। बीटा क्लोरो, नहीं बीटा क्लोरो है, अच्छा हाँ, बीटा क्लोरो आएगा, बिल्कुल सही है। बीटा और क्लोरो गैमा हाइड्रोक्सी गैमा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड। क्या बात है भाई, समझ गए, गुड। इमन अल्फाबेटिक ऑर्डर बेटा किसका? अगर तुम इनका कह रही हो मिथाइल क्लोरो और हाइड्रोक्सी का, तो बेटा मिथाइल जो है ना अल्काइल रेडिकल है, और अल्काइल रेडिकल का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ, तो फिर मैंने अल्फाबेटिक ऑर्डर ही तो किया है, देखो क्लोरो एंड देन हाइड्रोक्सी। सर आईयूपीएसी में क्या मतलब यूपीएससी में? मतलब क्लोरो पहले नहीं आएगा शायद और मिथाइल बाद में आएगा क्योंकि सी पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। नहीं नहीं, मैं अल्काइल रेडिकल्स जो होते हैं, अल्काइल रेडिकल्स हमेशा पहले लिखे जाते हैं, उसके बाद क्लोरो, वरना देखो अजीब सा हो जाएगा। मेरी बात को अगर समझो तो, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरो, अगर हम इसको नाम देते हैं फॉर एग्जाम्पल क्लोरो, ठीक है, और फिर मिथाइल और फिर हाइड्रोक्सी। असल में देखो क्लोरो और हाइड्रोक्सी जो है वो ब्रांच जरूर हैं, बट दे आर ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप्स। दे आर नॉट अल्काइल ग्रुप्स, दे आर फंक्शनल ग्रुप्स। तो मतलब कुछ तो इज्जत होगी ना यार इनकी माशरे में, मतलब ऐसे थोड़ी, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से आप इनको जलील कर रहे हैं। ठीक है, आप करें, आपका हक है, लेकिन फिर भी मतलब बंदा कुछ तो इज्जत करता ही है ना चीजों की। समझ गए भाई? तो ये जरा इस तरह की चीज है। क्लियर? यस सर। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई है, और वो गड़बड़ ये हुई है कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को इसका एक रिएक्शन नहीं पढ़ाया था। एसिटिक एसिड का एक रिएक्शन आप लोगों को पढ़ाना भूल गया था, मतलब भूल नहीं गया था, टाइम खत्म हो गया था। तो मैंने बोला कि वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, और शुरू में पहले वो पढ़ाऊंगा, फिर मैं आईयूपीएसी नेम्स पर जाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं बर्क रफ्तारी से चला गया, तो वो पहले मैं अब उसे कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा, उसको मैं तो हमारा जो रिएक्शन रह गया था, अब हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं। डी कार्बो ऑक्सीलेशन। अच्छा, डी कार्बो ऑक्सीलेशन में क्या है?
एसिटिक एसिड की जब भी डी कार्बो ऑक्सीलेशन होती है तो वो डिकम्पोज हो जाता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में। अच्छा जी, सवाल ये होता है कि किस तरह। तो अब इसके मैकेनिज्म को समझ लीजिए बेटा। सबसे पहले एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि सोडा लाइम कह लीजिए। ठीक है, अब ये जो सोडा लाइम होता है ये यहां पर क्या करता है, इनिशियल स्टेप में यहां से मतलब बेसिकली ये एक एसिड है और ये एक बेस है, समझ रहे हैं। तो एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन होता है तो आप ये बात बेटा जानते हैं बहुत अच्छे से कि सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या होगा कि यहां से H और यहां से OH निकलेगा, ये वाटर बना देगा, और साथ में क्या बनेगा, Na इधर लगकर CH3 COO Na बना देगा। अच्छा, अब बात ये है कि देखो ये जो सॉल्ट बनता है और एसिड जो यहां पर होता है, एसिड चूंकि वीक है और बेस स्ट्रांग है, तो बेस का जो रिएक्शन होता है ना वो काफी स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू एसिड। इसकी वजह से यहाँ पे बेस कम इस्तेमाल होता है, और वो फर्दर जो सब्सटेंसेस यहाँ पर बनते हैं उनके साथ रिएक्ट करने के लिए भी काफी होता है। तो ये जो सोडियम एसिटेट यहाँ बनता है, ये सोडियम एसिटेट देन फर्दर रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तो NaO और ये NaO और C और O ये सब मिलकर ये सब मिलकर ये सब मिलके बेटा फॉर्म करते हैं Na2CO3, और पीछे आपके पास CH4 बच जाता है। अगर इस Na2CO3 को डिकम्पोज करोगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है जो मैंने यहाँ लिखी है। तो आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड की जगह Na2CO3 लिख दीजिए। ठीक है भाई, होप सो क्लियर हो गया होगा। कोई सवाल या कंफ्यूजन अगर किसी को है तो पूछ लीजिए। बेटा कोई सवाल या कंफ्यूजन? क्लियर है सर। ओके, क्लियर है सर। चलिए भाई, ये IUPAC के होमवर्क हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, लेते जाएं तो मुझे बताते जाएं। हो गए 1 2? जी सर। जी। चलो भाई 3 4? ले लो। ओके 5 6? 10, 7 8? ले लिया सर। ओके 9 10? 10। ओके, अच्छा जी। अच्छा देखिए, देखिए कीटोन के IUPAC, तो ये मेरे पास एक कीटोन है, सही है। सबसे पहले तो मैं इसका नाम दे देता हूं,
अब सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है और उसमें कार्बोनाइल कार्बन वाला लाजमी तौर पर इंक्लूड होना चाहिए। तो मैं इसको, रुकिए रुकिए रुकिए, चेन मेरी यूं बनेगी, अच्छा जी, ये आपने सिलेक्शन कर ली। इसके बाद आपने ब्रांच मार्क करी, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। अच्छा, नंबरिंग जब करोगे तो बेटा नंबरिंग जो है वो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब नाम दीजिए, तो इसका नाम क्या आएगा बेटा, 5 इथाइल और 4,5 डाइमिथाइल। ये ब्रांचेस के नाम हो गए सबसे पहले। अब देखो दूसरे कार्बन पे आपके पास कार्बोक्साइल ग्रुप लगा है ना, तो आपने इसको लिखना होगा 2। अब टोटल चेन में कार्बन गिनो, कितने हैं, 7 हैं। हेप्टानोन, ठीक है भाई, समझ में आया ये? यस सर। जी सर। ओके, इसके स्क्रीनशॉट्स लेते रहना क्योंकि मैं इसकी पीडीएफ नहीं भेजने वाला, और इसको अपने रजिस्टर में कहीं ना कहीं नोट कर लेना। अच्छा जी, एक ये हो गया, और अब आपके पास लॉन्गेस्ट का अगेन भाई, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कीजिए। मेरे ख्याल से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की चेन बनेगी। ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच और ये एक ब्रांच और एक ये ब्रांच। अब नंबरिंग करेंगे यहाँ से आप 1। अच्छा क्यों सर यहाँ से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बेटा यहाँ से कार्बोनाइल आपके पास दूर पड़ेगा, इसलिए यहाँ से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अच्छा, अब रजिस्टर में जब लिखना तो साफ सुथरे तरीके से एक्सपेंड करके लिखना, मेरी तरह मन तक नहीं करना। तो अब ब्रांचेस क्या आ रही हैं, 3 पे, 4 पे, 6 पे और 7 पे मिथाइल आ रही है। 3 4 6 7 टेट्रा मिथाइल। अच्छा 2 पे और 5 पे वो है कार्बोनाइल ग्रुप ना, तो 2, सॉरी। इसके बाद आपने लिखना है टोटल कार्बन की चेन में कितने लोग हैं, नॉन, ठीक है। अब लिखेंगे 2,5 डाइओन, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको 2,5 डाई नोनाओन लिखता ना, तो वो कुछ और मतलब देता, ठीक है। इसलिए मुझे इसको नॉन डाइओन लिखना जरूरी था, क्योंकि वो सिर्फ ये इंडिकेट करेगा कि 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। डाई नोनाओन लिखता, डाई नोनोन, हाँ नोनाओन लिखता, तो गलती ये होती कि फिर वो इसी स्ट्रक्चर को 2 मर्तबा शो कर रहा होता। क्लियर हो रही है बात? यस सर। ओके, आगे आइए, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहना। सर नंबर फर्स्ट वाला निकाल के स्क्रीनशॉट लेना है। 1 मिनट नेहा वेट करो बेटा, आप एंड में मुझे याद दिलाना कि मैं मीटिंग एंड करने से पहले आपको मैं एक मर्तबा दिखा दूंगा कि अब मैं अगले स्ट्रक्चर पे आ गया हूँ। ओके, तो ये आ गया आपके पास, और ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। चलो सारे अजाब मैंने एक साथ नाजिल कर दिए हैं, अब सारे अजाब से एक साथ निपट लो, ये आखिरी स्ट्रक्चर हो जाएगा तुम्हारा। चलो अगेन मंतक वही है भाई, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हाईलाइट ब्रांचेस,
नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से, ओहो, जहां से कार्बोनाइल करीब हो। यहां से करीब आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। अब पहले मिथाइल के नाम लिख लेता हूं मैं। कहाँ कहाँ मिथाइल है? 3 पर 2 है, 5 पर है और 6 पर है। 3,3 5,6 टेट्रामीथाइल और 6 पे क्लोरो, 5 पे हाइड्रो ऑक्सी और हेप्टा, कितने? 1 2 2 पर और 5 पर 2,5 डायोन। समझ गए भाई? 2 और 4 पर है सर। 2 और 4 पर है, चलो 2 और 4 कर लेते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई किस तरीके से हुआ ये? Yes, sir. ठीक है, अब पहला वाला देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद सेक्शन ए वाटर पंप के तमाम स्टूडेंट्स यहीं रहेंगे, बाकी तमाम स्टूडेंट्स क्लास लीव कर सकते हैं।